हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज। आई होप आप लोग बाकी वीडियोस देख चुके हैं, वीडियो 1 एंड 2। दिस इज डे 3। और अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आप सीधा समझिए कि आपके 100-120 वर्ड्स मिस हो गए बीच में, और 10 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स या उससे ज्यादा, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो सीक्वेंस में देखते रहिए, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है आपकी सक्सेस के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज फिर से 10 क्वेश्चंस ग्रामर के और 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वोकैब के। पहला सवाल है, इट इज रॉन्ग टू मेक एक्यूजेशंस विदाउट विल हैव एनी प्रूफ। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में भी बात करी होगी इस कॉन्सेप्ट पे। गिव मी अ मोमेंट। हमने पीछे भी बात करी थी कि सपोज कीजिए कहीं पे भी कोई प्रेपोजिशन यूज होती है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको कोई ना कोई वर्ब यूज करनी है, राइट। तो आप इस चीज का ख्याल रखते हैं कि ये वर्ब हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम इवेंचुअली क्या बोलते हैं, दिस इज अ जेरेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज रॉन्ग टू मेक एक्यूजेशंस। बात भी सही है, किसी पे ब्लेम लगाना बिना किसी प्रूफ के होने के, ठीक है, गलत ही होता है। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट। अब विदाउट के बाद यहाँ लिख दिया इन्होंने विल हैव, जो कि फ्यूचर का एक टेंस का रूल है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप विदाउट प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब आपकी जो है वो डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका ठीक आंसर क्या होना चाहिए, विदाउट हैविंग एनी प्रूफ, राइट। ऑप्शन को फाइंड आउट कीजिए। विदाउट हैज एनी प्रूफ, विदाउट बीइंग हैव। पहली बात तो बीइंग की जरूरत बीच में है नहीं, क्योंकि बीइंग है आपका कुछ होना, ना कि आपके पास होना। और अगर है भी तो भी बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, बीइंग हैड हो नहीं सकता। ठीक है। विदाउट हैविंग एनी प्रूफ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स को रट लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चंस में जानबूझ के डालता हूँ 1 2 3 क्वेश्चन पिछली क्लासेस के भी, सो दैट आपने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा वो रिवाइज होता रहेगा, तो माइंड में फिट हो जाएंगी वो सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून, मतलब बहुत ही बुरी किस्मत है मेरी, टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबली फॉर इट्स वॉल्यूम, कि मैंने एक स्पीच को नोटिस किया, फॉलो किया, जो कि ज्यादा नोटेबल थी क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज्यादा थी, ना कि इस चीज के लिए कि उसमें कोई सेंस भी निकलती थी। ठीक है। एक चीज श्योर है, दैन लगा है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, विच मीन्स हमें डिग्री कौन सी चाहिए जी, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अब देखो, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव्स की भी होती है, वो एडवर्ब की भी होती है। ठीक है। तो आपके लिए पहले ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव चाहिए कि सेंटेंस में एडवर्ब चाहिए। ठीक है। किसकी बात हो रही है, इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून टू फॉलो अ स्पीच। एक स्पीच को फॉलो करना, जो स्पीच क्या थी, ज्यादा नोटेबल थी अपनी वॉल्यूम की वजह से। किसके कंपैरेटिवली, किसी भी सेंस के कंपैरेटिवली, कि सेंस उसकी उतनी थी ही नहीं। ठीक है। तो बात यहाँ पे स्पीच की हुई। स्पीच क्या है जी, नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। विच मीन्स मुझे सेंटेंस में चाहिए एडजेक्टिव, और वो होना किस डिग्री का चाहिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जैसे कि गुड हम यूज करते हैं वर्ड, इसकी कंपैरेटिव हो जाती है बेटर, और इसकी सुपरलेटिव होती है बेस्ट। ठीक है जी। तो हमें डिग्री कौन सी चाहिए, जब दैन प्रेपोजिशन लगी है, दो एंटिटीज के अंदर कंपैरिजन होता है, तो हमें चाहिए डिग्री कंपैरेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे नोटेबली जो लिखा है वो तो एक एडवर्ब है। ठीक है। तो एडवर्ब की जगह अगर मैं एडजेक्टिव यूज करूं, वो क्या होगा, नोटेबल, और नोटेबल का कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर नोटेबल। ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट करना है, मुझे मोर नोटेबल वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। अब देखो, टू है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू इंफिनिटिव, तो फॉलोइंग नहीं आ सकता। टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल, जो हमने फाइंड आउट किया अपना आंसर होना चाहिए, वो ऑप्शन आपको बी मिल रहा है यहाँ पे। फिर से फॉलोइंग आ गया, गलत हो गया, हैविंग फॉलोड नहीं हो सकता। टू फॉलो अ स्पीच, ठीक है, टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। My mother looked at Sana and me. मदर ने सना और मेरी तरफ देखा, with her mouth, उनका मुंह खुला था। पता नहीं हमने ऐसा क्या किया, ठीक है, कि जिससे कि वो सरप्राइज हुई या फिर वो शॉक थी। ठीक है। इस तरह से मुंह खुला रह गया। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, with her mouth dash open। ठीक है। अब डैश ओपन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ओपन के पहले जो वर्ड लिखा है स्लाइड, उसमें कुछ तो फिशी है। देखिए, अगर मैं कहता हूं विद माउथ ओपन, तो यहाँ पे माउथ को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड ओपन से, जो कि क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की, तो ये चीज कौन करेगा, दिस विल बी डन बाय एन एडवर्ब।
तो देखा जाए तो ओपन भी एडजेक्टिव है और स्लाइट भी एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के पहले अगर आप एक वर्ड लगाते हैं तो उसको क्वालिफाई करने के लिए तो वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, वो एडवर्ब हो सकती है, ठीक है, वो एडवर्ब ही होगी। इसलिए स्लाइट की जगह पे यहाँ एडवर्ब क्या बनती है स्लाइट की, स्लाइटली। तो आंसर में आना चाहिए विद माउथ स्लाइटली ओपन, ओपन स्लाइट स्लाइटली ओपन। आप देख लीजिए ऑप्शन सी यहाँ पे पड़ा है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिए। सपोज अगर मैं आपको कहूं कहूं शी इज एन अमेजिंगली ग्रेसफुल सिंगर। अब देखिए मैंने किसको डिस्क्राइब किया, शी को, कि वो कौन है, वो एक सिंगर है, ठीक है। सिंगर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, जो हमारे सब्जेक्ट शी के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया सिंगर, ठीक है। वो सिंगर कैसी है, सिंगर नाउन है तो कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव करेगा। ग्रेसफुल है तो नाउन के आगे हमने एक एडजेक्टिव प्लेस कर दिया ग्रेसफुल, ठीक है, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। अब ग्रेसफुल को भी आप करना चाहते हो डिस्क्राइब क्वालिफाई, ठीक है, इसका काम कौन करेगा, एडवर्ब करेगी। एडजेक्टिव के आगे जो मैंने वर्ड यूज किया वो देखिए अमेजिंग की जगह मैंने अमेजिंगली एक एडवर्ब यूज किया। तो इस बात का प्लीज खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। nouns are qualified by adjectives whereas adjectives and verbs are qualified by adverbs, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया आपका सी स्लाइटली ओपन। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट होगा, द साइंटिस्ट्स हैव सो फार फोकस्ड ऑन। अभी तक साइंटिस्ट ने किस चीज पे फोकस किया है, इंप्रूव करने पे क्रॉप यील्ड्स को। देखो क्रॉप यील्ड्स तो नहीं होंगी, क्रॉप यील्ड्स होंगी, ठीक है, जब बात होती है फसलों की। दिस इज कॉल्ड क्रॉप, क्रॉप यील्ड्स मतलब उनकी प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो उसको इंप्रूव करने पे उन्होंने हमेशा से फोकस किया है, ठीक है। अब देखिए अगेन क्या हुआ, ओन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आप क्या लगाना चाह रहे हो, वर्ब। वर्ब क्या है, इंप्रूव। तो इंप्रूव किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी आईएनजी फॉर्म के अंदर, दैट विल बिकम इंप्रूविंग। तो साइंटिस्ट ने हमेशा ही फोकस किस पे किया कि वो इंप्रूव करे क्रॉप यील्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है इंप्रूविंग और साथ में क्रॉप, इंप्रूविंग क्रॉप, इंप्रूवमेंट क्रॉप, इंप्रूविंग क्रॉपिंग, क्रॉपिंग यील्ड्स भी नहीं होगा, क्रॉप यील्ड्स भी नहीं होगा, इंप्रूव्ड क्रॉपिंग भी नहीं होगा। आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने फोकस किया हमेशा से किस चीज पे, किस बात पे, ऑन इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। जैसे कि मैं अदर सेंटेंस भी अगर लिखूं फोकस वर्ड के साथ ही करते हैं, ही हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन अर्निंग मोर एंड मोर मनी। तो उसने हमेशा ही किस चीज पे फोकस किया है, और ज्यादा पैसे कमाने पे, ठीक है। ही हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट, ऑन अर्निंग। तो अर्न का आईएनजी फॉर्म क्या बन गया, अर्निंग। इन द सेम मैनर वहां पे ओन के बाद इंप्रूव का क्या हो जाएगा, इंप्रूविंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Although the waters may have receded, the aftermath of one of the world's biggest natural disaster had only just begun, ठीक है। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकला कि वन ऑफ दी, देखो एक चीज क्लियर आपको याद रखनी है, जब भी आप लोग वन ऑफ लिखते हैं या फिर आप लिखते हो नन ऑफ या आप लिखते हो ईदर ऑफ या फिर हो नीदर ऑफ या लिखा हो ईच ऑफ, ठीक है। जब भी आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए कि इनके बाद ये तो क्लियर है कि आप बात करना चाह रहे हैं कुछ में से किसी एक की। पॉजिटिव के अंदर वन है तो नेगेटिव के अंदर नन है, दो में से किसी एक की बात करनी है तो पॉजिटिव में ईदर है और नेगेटिव के अंदर नीदर है, ठीक है। सब में से हर एक की बात करनी है आपको। तो देखो यहाँ एक चीज क्लियर है, यहाँ या तो नाउन आएगा या फिर आएगा प्रोनाउन। बट ये चीज माइंड में रखना कि सारे जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे आएंगे वो कैसे होने चाहिए जी, प्लूरल, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ देम हो सकता है, उन लोगों में से एक पर्सन, ठीक है। वन ऑफ हिम तो नहीं हो सकता, इस एक में से एक तो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंगुलर प्रोनाउन की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही वन ऑफ द बॉय लिख दूं मैं, वन ऑफ द बॉय मतलब एक लड़के में से एक लड़का तो नहीं होगा, ठीक है। बॉयज होंगे अगर तो बॉयज में से किसी एक की बात हो सकती है। तो जब भी आप वन ऑफ नन ऑफ इनको यूज करें तो इसके बाद का जो नाउन है फॉलिंग नाउन है या फॉलिंग प्रोनाउन है, इट हैज टू बी इन इट्स प्लूरल फॉर्म, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, बात तो किसी एक की हुई ना, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ वन ऑफ द बॉयज तो सब्जेक्ट कौन है मेरा, वन है,
ठीक है, बॉयज में से एक ही बॉय की बात हो रही है। तो अगर इसकी बात मैं करता हूं तो इसके हिसाब से मेरी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सेंटेंस की सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि वन तो सिंगुलर है ना यार। ठीक है, इस बात को माइंड में फिट कर लीजिए और इसके बेसिस पे क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। Now, although the waters may have receded, the aftermath of one of the जो eventual result थे या उसकी आउटकम थी किसकी, one of the world's दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर्स में से एक डिजास्टर, ठीक है, one of the world's biggest natural disasters। तो ये नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हैड की बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ। तो हैड की बात करें, पास्ट की बात करें, ये बात ठीक है कि हैज हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिगिन बिगेन बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जस्ट। अब जस्ट का मतलब क्या है, नाउ। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारा जो टेंस होना चाहिए वो टेंस पास्ट का तो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि जस्ट नाउ इन सबका मतलब तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पास्ट में हैड कैसे आया, प्रेजेंट में तो हैज और हैव हो सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि हैज और हैव में से आपको चूज करना है तो किसको चूज करोगे, सब्जेक्ट तो आपका वन है ना, तो आप सिंगुलर हैज को यूज करोगे, हैव को तो नहीं कर सकते। तो दो चीजें यहाँ पे गलत हैं, एक तो डिजास्टर्स होना चाहिए, दूसरा हैड की जगह पे हैज होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स ठीक है, बट हैड गलत है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स ठीक है, हैज आ गया जी। वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर यहाँ ऐसी नहीं है, तो ये ऑप्शन में निकल गया, ये ऑप्शन में निकल गया, यहाँ पे हैव प्लूरल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया जी, ऑप्शन बी, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स हैज जस्ट बिगिन, ठीक है, कि दुनिया के सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक डिजास्टर बस अभी शुरू हुआ है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सवाल है मॉडल वर्ब्स के, बट बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। नाउ शैल यू पास मी दैट पास्ता बोल। देखिए अगर तो मैं उसको कहता कि मैं भाई तुम्हें पास्ता बोल पास कर दूं, ठीक है, आप शेल के साथ जब स्टार्टिंग करते हैं तो आप ऑफर कर रहे होते हैं, जैसे कि शेल आई पास यू द पास्ता बोल, ठीक है, फिर तो ये ठीक होता। लेकिन जब आप उसको कह रहे हैं कि भाई तुम पास्ता बोल मुझे कर दोगे क्या पास, ठीक है, तो आप तो उससे एक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप शेल के साथ तो खुद ऑफर कर सकते हैं, दैट मीन्स शेल यहाँ पे गलत है, ठीक है। शेल पास यू तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि शेल यू आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं, मेन वर्ब तो बाहर नहीं आएगी, राइट। कैन यू पास, क्या तुम कर सकते हो, कुड यू पासिंग, कुड के साथ पासिंग आ गया, एक बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है, जो भी मॉडल वर्ब्स आप यूज करते हैं ना, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट यूज टू हैज टू हैव टू हैड टू ओट टू मस्ट, ये 15 मॉडल वर्ब्स होती है, ठीक है। इन सब के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, तो पासिंग आईएनजी फॉर्म तो नहीं हो सकती। शुड यू पास तो सजेशन होगी, क्या तुम्हें करना चाहिए ऐसा, तो मैं उससे मेयरली पूछ रहा हूँ कि क्या कर सकते हो ऐसा, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, कैन यू पास, ठीक है। या फिर ऑप्शन में अगर विल होता तो विल भी करेक्ट माना जाता, विल यू पास, क्योंकि यू के साथ तो वैसे भी आप शैल यूज नहीं कर सकते, शैल को सिर्फ यूज किया जाएगा सब्जेक्ट आई और वी के साथ, ये बात का भी ख्याल रखिए। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी, या तो हो सकता था विल यू पास, क्या तुम पास करोगे, कैन यू पास, क्या तुम पास कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते तो आप कुड यू पास भी कह सकते हैं, ये भी ठीक होता प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पासिंग लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इवेंचुअली गलत हो गया, ऑप्शन बी हैज टू बी दी ओनली राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब्राहम ऑल्सो हैड वन सिस्टर, उसकी एक सिस्टर भी थी, ऑफ whom नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड, जिसके लिए कुछ ज्यादा रिकॉर्ड किया नहीं गया। ध्यान रखिए इस बात का, जब भी आपको किसी भी प्रेपोजिशन के बाद एक प्रोनाउन यूज करना हो, ठीक है, तो प्रोनाउन का हमेशा ख्याल रखना, ये प्रोनाउन एक तो होते हैं देखो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस, ठीक है, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस, जैसे कि सब्जेक्टिव केस में अगर आई लिखा जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे अस हो जाता है, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जो हु है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, हुम। तो प्रेपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करने होते हैं, सब्जेक्टिव केस कभी यूज नहीं होता, ठीक है, जैसे कि फॉर whom हैव यू डन दिस, कि किसके लिए तुमने ये चीज की है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही फोर आया तो बाद में हु कन्वर्ट हो गया whom के अंदर,
जबकि वो अपने सब्जेक्ट की जगह पे था। बट प्रेपोजिशन इस चीज को चेंज कर देती है, प्रेपोजिशन के बाद वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अगर इस सेंटेंस को मैं अलग नजरिए से देखूं, अलग तरीके से लिखूं, मैं फोर को बिगनिंग से हटा देता हूं, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? हु हैव यू डन दिस फॉर। अब देखो फोर हट गया बिगिनिंग से, तो बेचारा वापस अपने सब्जेक्टिव केस हु में आ गया। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू आई कभी नहीं सुना होगा आपने, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर। तो अकॉर्डिंग टू पूरी क्या है? प्रेपोजिशन, तो उसके बाद मैंने कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं यूज किया, एक बार भी मी यूज किया रादर देन आई, देम यूज किया रादर देन दे, और हर यूज किया रादर देन शी। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। तो इसलिए आपके आंसर में जो ऑप्शन जिसमें पड़ा होगा ना, ऑफ हुम, वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ऑफ व्हाट, ऑफ हुज, ऑफ हुम, हुज, सॉरी, सी आंसर आ गया इसका, बाकी गलत हो गए। हुज तो होता है किसी की पोजीशन दिखाने के लिए, व्हाट किसी लिविंग बीइंग के लिए यूज हो नहीं सकता। हु इज, इसका मतलब होता है हु इज, हु वाज या हु हैज। हम तो बात कर रहे हैं पर्सन के, जिसके लिए हु या हुम होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑफ हुम। ठीक है, जिसके बारे में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऑफ की जगह यहाँ अबाउट भी आ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, many families are so poor to bear the cost। देखो मेरे मुंह से निकल भी रहा था so poor that, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर यही बन सकता है या तो, अब देखो पेयर होते हैं दो, अगर आप टू यूज करते हो या फिर सो यूज करते हो किसी भी एडजेक्टिव के पहले उसकी डिग्री को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि टू एंड सो आर फॉलोड बाय टू एंड दैट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ, कि अगर आप एडजेक्टिव को टू के साथ उसकी डिग्री इंक्रीज करते हो तो बाद में टू लगा के आपको एक क्लोज लिखना मैंडेटरी होता है आपके लिए। अगर आप किसी एडजेक्टिव के पहले सो लगा देते हैं तो उसके बाद दैट लिख के एक सेंटेंस को ऐड करना इज मैंडेटरी। अगर ऐसी कंडीशंस नहीं बन रही, ठीक है, तो आप सिंपली कह दीजिए वेरी। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेरी गुड, लिख लेते हैं, चलो ठीक है, सेंटेंस खत्म हो गया। अगर मैं लिखता हूँ ना टू गुड, या मैं लिखता हूँ सो गुड, तो बाद में जी मुझे फॉलोइंग कुछ क्लोज या सेंटेंस मैंडेटरी होगा मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सो पुअर टू बियर, तो टू किस केस में आता है? जब पहले हम टू लगाते हैं, तो यहाँ सिंपली आप सो की जगह क्या कर दो, टू कर दो, तो आपका पेयर सेट हो गया, टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। कि कुछ फैमिलीज इतनी गरीब हैं कि वो कॉस्ट को बियर नहीं कर सकती, जो कॉस्ट उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है। ठीक है, अच्छा ये भी समझना प्लीज, अगर आप यहाँ पे चलो टू करके आपने ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को करेक्ट कर लिया, टू पुअर टू बन गया ये। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग हमेशा नेगेटिव ही होगा, कि वो इतने गरीब हैं कि वो कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते, जबकि इसमें नोट लिखा नहीं हुआ। अगर इसी सेंटेंस को आप सो के साथ लिखते तो आपको नोट लगाना पड़ता सेम सेंस देने के लिए, जैसे कि द फैमिलीज आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट bear the cost of educating all the children। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, so poor that they cannot bear, too poor to bear। ठीक है, ये भी नेगेटिव मीनिंग देगा और ये तो नेगेटिव होगा ही होगा, इसमें तो नोट लगा भी दिया हमने। ठीक है, तो आंसर देखें तो सो की जगह टू आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया, टू पुअर टू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रमेश इज ओनिंग, ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जब आपको पोजेशन दिखानी है तो आप आईएनजी के अंदर बात नहीं कर सकते। रमेश ओन्स अ ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा, आंसर आ गया ऑप्शन डी। Very early in the morning, at the beginning of January, Alice was lying in bed waiting for the sun having rose। ठीक है, अब इस बात का प्लीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो, ठीक है, तो हम उसके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, सेंटेंस तो फिनिश हो चुका है, बट मैं किस काम के लिए इंतजार कर रहा हूं? अगर मुझे ये ऐड ऑन करना है तो मैं एक जेरेंट या फिर एक बेयर इन्फिनिटिव या एक टू इन्फिनिटिव में से टू इन्फिनिटिव को चूज करूंगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, ऐसे ही आई एम वेटिंग फॉर हिम टू लीव, मैं उसके जाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर देम टू रिटर्न, मैं उन लोगों के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है,
तो जब भी वेट कर रहे हैं आप, उसके बाद वाला जो आपको क्लोज ऐड करना है वो टू इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनना चाहिए, वेटिंग फॉर द सन टू राइज। तो मैं सन, वो सन के राइज होने की वेट कर रही है सॉरी एलिस। waiting for the sun rising, waiting for the sun for rising, waiting for the sun to rise, option C is the right answer। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, सेंटेंस जैसे मैंने 2-3 लेके आप 10-12 सेंटेंस और बोल लो, ठीक है। जैसे कि दे आर वेटिंग फॉर मी टू कम, ऐसे ही यू आर वेटिंग फॉर मी टू टेक वन मोर क्लास ऑफ योर्स, ठीक है। तो जब भी आप वेट के बाद बात करेंगे टू प्लस V1 टू इन्फिनेटिव हैज टू बी यूज्ड, ठीक है। आइए फिर वोकैब पे आते हैं, फिर से 10 क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टिंग से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज की क्लास में भी है। प्लीज देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए, आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए कि वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। नाउ faced with the conundrum of choosing between a stable job and pursuing his true passion। अब conundrum फेस कर रहा है कोई कि वो चूज नहीं कर पा रहा कि मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए या फिर मैं परस्यू करूं अपने सही पैशन को, जो सच्चा पैशन है मेरा। He spent countless nights weighing the risks and possibilities। तो उसने यही मतलब समझने में बहुत ज्यादा रातें बिता दी, अपनी वेस्ट कर दी कि रिस्क्स और पॉसिबिलिटीज को वो पूरी तरह से नाप तोल कर सके उनका। होपिंग टू फाइंड क्लैरिटी अमिड द कंफ्यूजन, के जिसमें वो उम्मीद कर रहा था कि वो क्लैरिटी ले सके इन सारी कंफ्यूजन के बीच में। तो वर्ड है जी कनंड्रम, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो दुविधा में फंसा है कि दोनों में से क्या करूं, ठीक है। विच मीन्स वो फंसा है किसी कंफ्यूजन में, राइट। चार आंसर ऑप्शन आपके पास है, कॉन्ट्री, एब्स्ट्रूज, लूसिड एंड लेक्सिटी। आपका आंसर ठीक क्या होगा, यस कॉन्ट्री, ठीक है। कॉन्ट्री होती है कंफ्यूजन, जिसको हम डिलेमा भी कह सकते हैं। नाउ एब्स्ट्रूज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट, जिसको कुछ बस गिने चुने स्किलफुल लोग ही जिस काम को कर सकें, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज वर्क, ठीक है। याद रखना भी आसान है, देखो एब्स्ट्रूज वर्ड के बिगिनिंग में आ रहा है एब्स। एब्स बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। बहुत ही डेडिकेटेड कंसिस्टेंट लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जैसे लोग तो मुश्किल है। तो एब्स आ गया, एब्स याद रख लो कि बहुत मुश्किल है एब्स्ट्रूज का मतलब। लूसिड इसका उल्टा होता है, ठीक है, वेरी क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं कहूँ कि एवरी टीचर शुड यूज लूसिड मेथड्स टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, हर टीचर को बड़े लूसिड मेथड्स का यूज करना चाहिए, मतलब बड़ा क्लियर हो जो अंडरस्टैंड करने के लिए बड़े आसान, ठीक है, उन मेथड्स का यूज करा जाना चाहिए। अब लेक्सिटी क्या होती है जी, लेक्सिटी होती है कमी डेडिकेशन की या स्ट्रिक्टनेस की या केयर की कमी, ठीक है। कई लोग बिल्कुल केयर नहीं करते अपनी, ठीक है, या फिर अपने गोल्स को बना तो लिया लेकिन उनको अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं किया, तो उनमें कमी होती है, काइंड ऑफ आलस होता है, ठीक है। लैक ऑफ केयर और स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस भी कह सकते हो, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कुल मिला के आलस, ठीक है, कि आप स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते, अपना रूटीन आपने जो बनाया उसको फॉलो नहीं कर पाए, आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, परसिस्टेंट नहीं रहे, बीच में चीजें गिव अप कर दिया, ठीक है। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर है। अगला सवाल है जी, इवन इन द मिस्ट ऑफ केओस एंड इमोशनल टर्मोइल, टर्मोइल ट्रबल होता है, ठीक है, केओस किसी तरह की परेशानी। द स्टोलेड सिक्योरिटी गार्ड कैसा था, स्टोलेड था। रिमेन्ड परफेक्टली कंपोज्ड, वो शांत रहा। हिज काम डिमिनर ऑफरिंग अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी टू एवरीवन रशिंग पास्ट हिम, ठीक है। तो उसका जो ऑरा था अपना, डिमिनर का मतलब होता है ऑरा, मतलब आपका जो करेक्टर है, नेचर है, तो ऑफरिंग अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एवरीवन रशिंग पास्ट हिम, तो वो सबको ही कहीं ना कहीं शांत करने में लगा हुआ था। नाउ स्टॉलिड का मतलब है जो बंदा शांत है, मतलब कितने ट्रबल्स फैले हुए हैं, केओस है, टर्मोइल है, तब भी वो शांत है, ठीक है। जो बंदा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे या बहुत ही कम अपनी फीलिंग्स को दिखाए, एक्साइटमेंट के टाइम पे एक्साइटमेंट कम दिखाए, सोरफुलनेस के टाइम पे सोरफुलनेस कम दिखाए, ठीक है, उसको कहते हैं स्टॉलिड या फिर स्टोइक। जिनको दुख या सुख से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम स्टॉलिड कह देंगे या फिर स्टोइक कह सकते हो, इमोशन जिसके कम, ठीक है। बम्चियस, इट इज डिफरेंट। बम्चियस का मतलब होता है जो बंदे बड़े घमंडी होते हैं, या बंदी भी हो सकती है, ईगोइस्ट, या इसको बोल सकते हो आप कंसीटेड या फिर एरोगेंट। तो घमंडी को कहते हैं हम एरोगेंट, कंसीटेड, ईगोइस्ट या प्राउड या बम्चियस, ठीक है जी। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं।
अब बेलिजरेंट हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो, बेलिजरेंट वो लोग होते हैं जो हमेशा फाइट और आर्ग्यू करने के लिए रेडी होते हैं। आई थिंक फर्स्ट डे 1 के अंदर हमने पढ़ा था, इसके लिए कुछ वर्ड्स भी थे, वापस मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। पग्नेशियस, आप किसी को बेलिजरेंट की जगह बेलिकोस कह सकते हो, किसी को हम ट्रक्युलेंट कहते हैं, या फिर डिफाइंट, हु इज ऑलवेज ईगर टू फाइट और आर्ग्यू, आप आर्ग्यूमेंटेटिव भी कह सकते हैं उसको आप, ठीक है। स्क्रम्शियस, समथिंग वेरी डिलीशियस, या फिर डिलेक्टेबल, कोई भी खाना जो बहुत ही आपको स्वादिष्ट लगे, ठीक है, टेस्ट में, उसको कहते हैं स्क्रम्शियस फूड, डिलेक्टेबल फूड या डिलीशियस फूड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पाइट सेंसिंग दी। अब देखो मैंने पीछे आपको 3-4 बार ये चीज कही कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो अब क्या आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखो डिस्पाइट यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, तो उसके बाद वाली वर्ब सेंसिंग आईएनजी में कन्वर्ट होगी, विच इज बेसिकली कॉल्ड अ जेरेंट, ठीक है। नाउ डिस्पाइट सेंसिंग द ग्रोइंग टेंशन इन द रूम, इस चीज को सेंस करने के बावजूद, ही ट्राइड टू डिसेंबल हिज ट्रू इंटेंशंस, उसने फिर भी कोशिश करी अपनी सही इंटेंशंस को डिसेंबल कर पाए वो, बिहाइंड अ काम स्माइल, pretending to be unbothered while secretly planning his next strategic move, ठीक है। तो बंदा प्रिटेंड कर रहा था, ठीक है, ये सब देखने के बाद भी जब भी कोई पर्सन प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड टू बी व्हाट ही और शी इज नॉट, ठीक है, जो आप हो नहीं उस चीज को आप प्रिटेंड करते हैं, उसको कहते हैं डिसेंबल करना, ठीक है, या उसका राइट सिनोनिम होता है जी डिससिमुलेट, ठीक है। तो डिससिमुलेट या डिसेंबल का मतलब है टू प्रिटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट, ठीक है। नाउ फर्स्ट वर्ड है डिसमेंटल। अब मान लो किसी बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया जाए, विच मींस उसी बिल्डिंग को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मशीनरी को डिसमेंटल कर दिया, उसके सारे पार्ट्स को आपस में अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब होता है टू सेपरेट समथिंग इनटू इट्स स्मॉल पार्ट्स। तो किसी भी चीज को, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, कोई दीवार बनाई या कोई मशीनरी है, उसको डिसमेंटल करना मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सेपरेट कर देना, ठीक है। अब अगला वर्ड है डीन्यूडेड, ठीक है। डीन्यूडेड मतलब किसी को स्ट्रिप करना, मतलब आप लैंड की बात भी कर सकते हैं इसमें। सपोज अगर मान लीजिए मेरे पास एक कीबोर्ड पड़ा है, कीबोर्ड के ऊपर कवर है, मैं कवर को पूरा सा उतार देता हूँ, ठीक है, तो आई हैव डिन्यूडेड दी कीबोर्ड, ठीक है। इसको आप डिप्राइव्ड भी कह सकते हो। जैसे मान लो कहीं पे वेजिटेशन बहुत होती है, एक सॉइल है, उस पर वेजिटेशन है, प्लांटेशन है, उस सबको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, तो लैंड को क्या कर दिया, डीन्यूड कर दिया, वो डीन्यूडेड लैंड बन गई, ठीक है। लास्ट वर्ड है डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज का बदतर हो जाना, ठीक है। जैसे मान लो किसी की हेल्थ है, अभी आजकल सर्दी चल रही है, सर्दी में क्या हुआ, किसी को कोल्ड हुआ, कफ हुई, उसने ख्याल नहीं दिया, 2-4 दिन हफ्ते बाद वो कोल्ड एंड कफ बढ़ गया, फीवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो डिटीरियोरेट हो रही है उसकी हेल्थ, विच मीन्स टू गेट वर्सन, किसी चीज का बद से बदतर हो जाना, ठीक है, टू गेट वर्सन, टू गेट बैड ओवर टाइम, ठीक है, कोई चीज बुरी हो जाती है, विच मीन्स वो डिके हो रही है या फिर वो वर्स होती चली जा रही है, उसको कहते हैं डिटीरियोरेट होना, गलना सड़ना उसका, ठीक है, या फिर उसकी क्वालिटी में चेंजेस आना, विच मीन्स डिक्रीज आना, क्वालिटी का बेटर नहीं होना, क्वालिटी का डिक्रीज होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द कमेटी ग्रू इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड। कमेटी मतलब धीरे धीरे करते वो फ्रस्ट्रेट हो गए विद हिज डिलेटरी अप्रोच। नाउ डिलेटरी अप्रोच का मतलब क्या होगा समझते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। डिलेटरी अप्रोच टू कंप्लीटिंग द रिपोर्ट, ओके। अब रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, उसमें वो डिलेटरी अप्रोच अपना रहा है, इतना तो क्लियर है कि इस वजह से फ्रस्ट्रेट हुई है कमेटी, तो वर्ड तो नेगेटिव रहा होगा मीनिंग में, राइट। As his constant delays and unnecessary excuses jeopardized, रिस्क में डाल दिया the entire project's timely submission। jeopardize का मतलब होता है रिस्क करना, endanger करना, ठीक है जी। तो endangered कर दिया, रिस्क कर दिया, या put at risk हो गया, ठीक है। डिलेटरी में पहला वर्ड आपको मिलता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट वो होता है जो किसी काम को करने में इच्छा ना दिखाए, somebody who is not interested in doing something, ठीक है, जिसका मन नहीं है, जिसका इंटरेस्ट नहीं किसी काम को करने में। टार्डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डायलेटरी का मतलब क्या है कि वो डिले कर रहा है, विच मींस लेट कर रहा है, देरी कर रहा है, उसी को कहते हैं टार्डी, डिलेड या लेट, ठीक है जी, उसी को आप कह देंगे
इसको आप स्लो टू मूव भी कह सकते हैं, स्लो टू मूव या फिर एक्ट। तो जो भी काम स्लो मूवमेंट के साथ स्लो पेस पे किया जाए, जो भी एक्ट स्लो पेस पे स्लो मूवमेंट पे किया जाए, उसको डेलेटरी कहते हैं या फिर टार्डी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे किसी ने आपको लेट रिप्लाई किया तो आप कह सकते हो टार्डी रिप्लाई, क्या विच मीन्स जो डिलेड है, लेट है, स्लोली किया गया। नाउ विवेशियस कौन होता है, जो मतलब किसी भी चीज को फुल ऑफ लाइफ होके हमेशा एनर्जेटिक पैशनेट रहेगा, ठीक है, इसको आप फुल ऑफ लाइफ कह सकते हो। लाइवली लोग, जो बड़े लाइवली होते हैं, जिनके साथ लोगों को रहना पसंद होता है, वो किसी भी टाइम पे किसी भी चीज के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है, इनको फुल ऑफ लाइफ या बॉल ऑफ फायर भी कहा जाता है। मतलब पीपल फुल ऑफ एनर्जी एंड पैशन, ठीक है, दे आर कॉल्ड विवेशियस। बड़े ही लाइवली लोग होते हैं, ठीक है, मोमेंट को एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से। वेलर क्या होता है, किसी भी तरह की ब्रेवरी, ऑडेसिटी, जो स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो किसी भी वॉर के अंदर, किसी भी जंग के अंदर यूज की जाए बहादुरी, उसको कहते हैं वेलर, मतलब ब्रेवरी या ऑडेसिटी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। द चिल्ड्रन ग्रू इंक्रीजिंगली बॉइस्टेरियस, धीरे धीरे बच्चे बॉइस्टेरियस हो गए। एज द इवनिंग प्रोग्रेस्ड, देयर लाउड लाफ्टर एंड एनर्जेटिक गेम्स फिलिंग द हाउस विद a chaotic yet heartwarming liveliness that no one had the heart to interrupt, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों का शोर बढ़ना शुरू हो गया, जैसे जैसे बड़े हुए वो, इवनिंग्स जैसे जैसे आगे बढ़ी, ठीक है, तो घर पे थोड़ा चहल पहल, शोर शराबा रहता है, ठीक है, वो क्योटिक नहीं है, हालांकि थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट इट वाज नॉट क्योटिक, इट वाज काइंड ऑफ हार्ट फॉर्मिंग, ठीक है। तो बॉइस्टीरियस होने का मतलब ये होता है कि बच्चे धीरे धीरे बहुत शोर करते हैं, तो वो नॉइजली डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। नॉइजी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर करते हैं, उनको कहते हैं हम एक्सुबरेंट, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड लोग, ठीक है, जो नॉइजी होते हैं थोड़े, दे टॉक अ लॉट एंड दे टॉक लाउडली, नॉइजी, एक्सुबरेंट या फिर बॉइस्टीरियस। प्रोडिगल तो भाई वो लोग हैं जो बेतहाशा पैसा बर्बाद करेंगे, चाहे वो रिसोर्सेज हमारे फाइनाइट रिसोर्सेज है, चाहे पानी की बात आप कर लो, ठीक है, तो जो बेतहाशा पैसे को वेस्ट करते हैं, ठीक है, वन हु स्क्वांडर्स, स्क्वांडर्स का मतलब ही वेस्ट करना होता है, वन हु स्क्वांडर्स मनी और रिसोर्सेस। अगर आपको स्पेलिंग समझ ना आए हो, SQUANDER, एस लगाया मैंने क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसी एक की, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो इनको और किन वर्ड से बताया जा सकता है, कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं प्रोडिगल के अलावा, इनको आप प्रॉफिलिगेट कह सकते हो, दे कैन बी कॉल्ड एक्सट्रेवेगेंट, या फिर लेविश वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट। तो जो लोग पैसे को या रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, उनके लिए वर्ड्स हैं प्रोडिगल, प्रॉफिलिगेट, एक्सट्रेवेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट या फिर लेविश, ठीक है। नाउ सेकंड वर्ड डिबाउचरी। नाउ ऐसा हो सकता है कि शायद प्रोडिगल लोग डिबाउचरी हो, बट डजंट मीन कि डिबाउचरी प्रोडिगल होगा ही होगा, ठीक है, कैसे पहले समझते हैं। डिबाउचरी वो लोग होते हैं जो कि प्लेजर या फिर लग्जरी सीकर होते हैं, जिनको सारी खुशी किसमें मिलती है, प्लेजर में, इट कुड बी एनी मेंटल और फिजिकल प्लेजर, या फिर जिनको लग्जरी बहुत पसंद हो, ठीक है, तो प्लेजर या लग्जरी सीकर जो लोग होते हैं, जो मोह माया के पीछे भागते हैं, दे आर कॉल्ड डिबाउचरी, ठीक है। कंसीटेड में आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, एक वर्ड आया था बम्टियस, ठीक है, बम्टियस के साथ क्या बताया था, ईगोइस्ट, कंसीटेड या एरोगेंट, मतलब घमंडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रस्ट्रेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशंस रिपीटेड नेग्लिजेंस। अब फ्रस्ट्रेटेड था कोई एडमिनिस्ट्रेशन की रिपीटेड नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से, स्टूडेंट था वो, स्टूडेंट लीडर बिगेन, लीडर था, स्टूडेंट लीडर बिगेन टू फल्मिनेट ड्यूरिंग द मीटिंग। तो मीटिंग में उसने फल्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया, डिलीवरिंग अ फियरी स्पीच, ठीक है, जो कि काफी गुस्से से, एंगर से भरी हुई, डिलीवरिंग अ फियरी स्पीच दैट echoed through the hall and left everyone stunned into silence, कि सब चुप हो गए वहां पे। नाउ वर्ड है फॉल्मिनेट। वैसे तो सेंटेंस से आपको आइडिया आ रहा है कि उसने किस तरह का प्रोटेस्ट कर दिया होगा मीटिंग के बीच में ही, तो आंसर इसका आ जाएगी जी प्रोटेस्ट, ऑप्शन ए। अगला वर्ड है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी को चौकन्ना करना, उसको अलर्ट करना, मतलब उसको अवेयर करना, या किसी पर्सन को नोटिफाई करना, या उस पर्सन को इन्फॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इक्विट।
एक्विट का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी करना या उसके ऊपर से सारे गिल्ट्स हटा देना, ठीक है। टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, इसी से वर्ड बन जाता है एक्विटल। एक्विटल ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि चार्जेस पूरे हट गए, ठीक है। रिब्यूक का मतलब, पिछली वीडियोस में एक वर्ड पढ़ा था हमने, रेप्रीमेंड, एडमोनिश, ये सारे वर्ड्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। आपको याद होगा वर्ड था वो सेंश्योर, ठीक है। तो सेंश्योर के साथ हमने सारे वर्ड पढ़े थे, तो इसको एडमोनिश करना कह सकते हैं। वापस आपके रिवीजन के लिए वर्ड्स लिख रहा हूं मैं। एडमोनिश करना, या फिर रेप्रीमेंड करना, किसी को कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, पनिश करना, या फिर उसको स्कोल्ड करना, ये सारे वर्ड्स भी इसी के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो वर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कुछ वर्ड्स मैंने वापस लिख दिए सो दैट आप रिवाइज कर सके। और अगर आपने नोटबुक पे नोट किए हैं वो सारे वर्ड, तो आप पीछे जाके चेक कीजिए। डे 1 या डे 2 के अंदर हमने वर्ड डेफिनेटली कवर किए हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, आई होप आप लोग देख पाते होंगे इतने टाइम तक। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे। The once clear river had turned turbid, जो एक टाइम पे क्लियर हुआ करती थी वो turbid हो गई after the heavy rainfall, its swirling muddy waters reflecting the chaos and destruction that the storm had brought to the quiet village, ठीक है। turbid का मतलब होना कि किसी, ज्यादातर ये लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए यूज किया जाता है जब कोई पानी डर्टी या मडी हो जाता है, ठीक है, मिट्टी से भर जाता है और उस पर धुंधलापन आ जाता है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है। फिर धुंधलेपन के लिए वर्ड क्या यूज होगा जी, ओपेक, ठीक है, या हेजी हो गया। ट्रांसपेरेंट उल्टा हो गया, नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट तब रहा होगा जब रिवर क्लियर थी, ठीक है। पंजेंट, जिसमें से ऑब्नोक्शियस या अनप्लेजेंट स्मेल आए, ठीक है। समथिंग, समथिंग छोड़ो, सीधा पंजेंट की बात करें अगर हम, तो अनप्लेजेंट है, ठीक है। अगर आप कहते हैं पंजेंट स्मेल है, दैट मीन्स अनप्लेजेंट स्मेल है। ऑब्नोक्शियस है, ऑब्नोक्शियस का मतलब भी क्या होता है, अनप्लेजेंट, ठीक है। ऑब्नोक्शियस या अनप्लेजेंट, तो स्मेल के लिए ज्यादा यूज करते हैं इस वर्ड को, पंजेंट को। नोटोरियस कौन है, जो फेमस तो है लेकिन अच्छी चीजों के लिए नहीं, बुरी चीजों के लिए, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं इनफेमस। तो फेमस का उल्टा इनफेमस नहीं होता, द वन हु इज फेमस इन बैड डीड्स, ठीक है। बैड डीड्स में फेमस है तो उसको इनफेमस कहते हैं, फेमस का उल्टा इनफेमस नहीं, ठीक है। अच्छे काम के लिए होना तो फेमस, बुरे के लिए इनफेमस मतलब नोटोरियस, ठीक है। The erudite professor, known for his vast knowledge spanning literature, spanning मतलब डिलीवर करना किसी लेक्चर को। तो प्रोफेसर कैसा है, एरोडाइट है, लेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड कैप्टिवेटेड, मतलब उसने ग्रास्प ली, ग्रास्प क्या किया, द ऑडियंस विद इंसाइट सो प्रोफाउंड दैट इवन सीजन्ड स्कॉलर्स, मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस स्कॉलर्स होते हैं, लिसनड विद एडमिरेशन। एरोडाइट का मतलब जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, हु हैज अबंडेंस ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं स्कॉलरली, ठीक है। एरोडाइट एक एडजेक्टिव होता है, देखिए ध्यान रखना हमेशा। मैं स्कॉलर क्यों वर्ड यूज नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि स्कॉलर एक नाउन होता है, ठीक है। एरोडाइट अगर एडजेक्टिव है तो मुझे एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही लगाना चाहिए। आप यहाँ भी देखिए, इवन सीजन्ड स्कॉलर्स, तो स्कॉलर्स यहाँ पे क्या लिखा है, नाउन। सीजन उनके लिए क्या है, एडजेक्टिव है। दैट मीन्स स्कॉलर अगर नाउन है तो मुझे तो एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव चाहिए। तो अगर हम नाउन स्कॉलर के साथ एलवाई ऐड करते हैं, स्कॉलरली, दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो स्कॉलरली इसका डी ऑप्शन आंसर आ गया। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, जो चीज हर जगह प्रेजेंट है, व्हिच मींस बेसिक वर्ड ओमनी प्रेजेंट, ठीक है जी। इग्नोरेंट, जिसको ज्ञान ना हो, स्कॉलरली का जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। हैविंग लैक ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान नहीं है। स्पूकी, जो डरावना हो, ठीक है, जो डरा दे। स्पूक करने का मतलब डराना होता है, स्पूकी होता है जो डरावना हो, जिसको आप घोस्ट कह सकते हो, ठीक है, या फिर थ्रेटनिंग कह सकते हो आप, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। हर इनिशियल डिफिडेंस, जो शुरुआत में उसकी डिफिडेंस थी, शेप्ड बाय इयर्स ऑफ सेल्फ डाउट, जो कई सालों तक उसने अपने आप पे डाउट किया, उस वजह से जो क्रिएट हुई, स्लोली डिसॉल्व, धीरे धीरे खत्म हो गई। एज शी बिगेन टू रिकॉग्नाइज, वो पहचानने लग गई हर ओन स्ट्रेंथ एंड स्पीक विद न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ एंटायर ऑडियंस।
तो डिफिडेंस का मतलब क्या रहा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं था पहले तो शाइनेस रही होगी, ठीक है, शर्म करती होगी, हेजिटेशन फील करती होगी, तो डिफिडेंस को हम कहते हैं रेटिसेंस। आपको याद होगा मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था रेटिसेंट। रेटिसेंट कौन होता है, शाय। मैंने तभी आपको बताया था कि डिफिडेंट भी वर्ड पढ़ा था हमने, डिफिडेंट क्या हो गया, शाय, और डिफिडेंस क्या बन गया, शाइनेस, ठीक है। तो रेटिसेंस उसके लिए नाउन बन गया। प्रोवेस जो मैंने पीछे आपको वर्ड पढ़ाया वेलर, किसी भी तरह की ब्रेवरी ऑडेसिटी जो वॉर लाइक सिचुएशन में दिखाई जाए, ठीक है, उसको प्रोवेस कहते हैं, या वेलर एक वर्ड हमने पीछे पढ़ा। ऑडेसिटी भी ब्रेवरी होती है, ठीक है। फिडेलिटी क्या होती है, लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी। आई थिंक ये वर्ड भी हमने पढ़ा है जिसमें हमने सिनोनिम पढ़ा था एलिजियंस। देखो कितने वर्ड आपके रिवाइज हो जाते हैं, बस अलग अलग वर्ड्स में ऑप्शन डाल देता हूँ जिससे आपके पिछले वर्ड्स भी रिवाइज होते चले जाए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन। The ancient library, with its towering shelves, rare manuscripts, and quiet aura of wisdom, stood as the epitome of intellectual grandeur and human curiosity. अब intellectual grandeur, grandeur मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वर्ड, ठीक है। Human curiosity, epitome. This is not called epitome. This is epitome, ठीक है। epitome क्या होता है, किसी चीज की बेस्ट एग्जाम्पल, जो प्राइम एग्जाम्पल होती है, इसको पराकाष्ठा कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पैरागॉन, जिसको आप आइडियल कह सकते हो। आइडियल का एक मतलब परफेक्ट होता है एडजेक्टिव में, आइडियल का एक मतलब नाउन होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, जिसको बुला सकते हैं पैरागन, द बेस्ट और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ठीक है। यूफोरिया क्या होता है, फील। देखो ईयू आता है, ईयू का मतलब गुड होता है, गुड और प्लेजेंट। यूफोरिया एक फीलिंग का नाम है जिसका मतलब है एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या होती है, जुबिलेंस, हैप्पीनेस, ठीक है। तो जुबिलेंस कह लो आप, हैप्पीनेस कह लो, इसको यूफोरिया कह लो, प्लेजेंट फीलिंग कह लो, ठीक है, अच्छी फीलिंग्स होंगी, खुशी देंगी। एलिगेंट जो स्टाइलिश हो, बहुत ही पोश हो, गुड लुकिंग हो, उसको एलिगेंट कहते हैं। एंटाइसिंग जो अटेंशन को ग्रास्प कर ले, जिसको आप अल्यूरिंग कह सकते हो, ल्यूरिंग बुला सकते हो। बेसिक वर्ड में बात करें तो अट्रैक्टिव। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ आए, ग्रामर के 10 क्वेश्चन समझ आए, ठीक है। 3 वीडियोस आप कर चुके हैं, 3 वीडियोस में आई गारंटी यू कि 300 से कम मैंने वर्ड्स आपको नहीं बताए होंगे नए, और 30 क्वेश्चन ग्रामर के साथ 40-50 हमने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि वीडियोस आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।